आरएमएल के लिए बुक, ठीक है ना बेटा, जो अभी अच्छी लेवल की जो किताबें पढ़ रहे हो, जो चारों पांचों किताबें, वो खूब है, कोई अलग से आरएमएल की किताब आती नहीं है। जो तुम्हारे पास में जिनोमी के नोट्स है वो जिनोमी के नोट्स पढ़ो, ठीक है ना, और कंटिन्यूस करो अपनी को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे एक तरफ बात करते हैं कि सर ये जो आपका मिडिल ईयर के अंदर जैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन होते हुए हेल्दी सेल को डैमेज करेगा, और हेल्दी सेल कौन है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेचियन ट्यूब, आपका ऑडिटरी ओसिकल्स, ये डैमेज हो गए तो मिडिल ईयर का पूरा जो फिजियोलॉजी है वो अल्टर्ड हो जाएगा। और अल्टर्ड होते हैं इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? तो बेटा साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इन्फ्लेमेशन वाले। इन्फ्लेमेशन वाले क्या सर? वहां पेन होगा, जिसको आपने ओटालजिया बोला है। इन्फ्लेमेशन वाले, इन्फ्लेमेशन वाले क्या सर? वहां पेन होगा, जिसको आपने ओटालजिया बोला है, ठीक है ना सर। वहां स्वेलिंग होगी, और कान के अंदर स्वेलिंग होगा तो उसको हेवीनेस लगेगा, और कान के अंदर यदि हेवीनेस और स्वेलिंग और पेन हुआ तो उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होगा, ठीक है। देख बेटा सुन, समझ इसको आगे, ठीक है ना। हेडेक होगा, हेडेक के साथ में क्या है? वहां पे एक्जुडेशन बना है, एक्जुडेशन बना है तो ये बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो एक्जुडेशन बाहर आने को आप ओटोरिया बोलते हो। आप ओटोरिया बोलते हो, कान से ईयर का डिस्चार्ज होता है, और कान से ईयर का डिस्चार्ज होने से क्या होगा बेटा? कान से ईयर का डिस्चार्ज होने से क्या होगा? आपका ओटोरिया होगा, जिसको भी कि आप ईयर डिस्चार्ज बोलते हो या कान वेना बोलते हो। ये साइन एंड सिम्टम्स आपका पेशेंट एग्जिबिट करेगा। हाँ, यदि इन्फ्लेमेशन सीवियर है, उसके कॉन्टेक्ट में ओवल विंडो आ रहा है, तो शायद तक आपका जो पेशेंट है उस पेशेंट में वर्टाइगो होगा, डिजीनेस होगा, उस पेशेंट के अंदर वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग होगा, वर्टाइगो होगा, डिजीनेस होगा और वोमिटिंग होगा, ठीक है ना। ये भी ओटाइटिस मीडिया के साथ में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब आपका इतना बड़ा इन्फ्लेमेशन, एक्जुडेशन, सेल्स डैमेज होना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होना, ये सारा का सारा सब कुछ हो रहा है, तो मेरे को बताएगा कि वहाँ हियरिंग लॉस है वो होगा कि नहीं होगा? हियरिंग लॉस कौन सा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सीएचएल जिसको आप बोलते हो, वहाँ पर आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। और जब कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा तो सही तक इस कंडक्टिव हियरिंग लॉस को, ठीक है ना, मेरी बात को समझना और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करना, इस कंडक्टिव हियरिंग लॉस को कंपनसेट करने के लिए टेनाइटस होता है, टेनाइटस होता है, ठीक है ना। ये टेनाइटस क्या होता है? रिंगिंग ईयर, कान के अंदर घंटियां बजना, ठीक है ना। जब हियरिंग लॉस होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, उसकी वजह से इनर ईयर अपने आपको स्टिमुलेट करके रखता है, और उसकी वजह से टेनाइटस अकर होता है, कान के अंदर घंटियां बजना स्टार्ट होती है। और जब कान के अंदर घंटियां बजती है तो कान में घंटियां बजने वाली कंडीशन को ही आप टेनाइटस बोलते हो, ठीक है ना। वहाँ टेनाइटस होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही वहाँ टेनाइटस हुआ, जैसे ही वहाँ टेनाइटस हुआ बेटा, टेनाइटस होते ही पेशेंट बोलेगा कि मेरे कान में घंटियां बज रही है। दैट इज द सब्जेक्टिव साइन। ये एक आपका सब्जेक्टिव साइन होता है, सिम्टम, सॉरी सब्जेक्टिव सिम्टम होता है, नोट साइन, ठीक है ना। सब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है, ठीक है ना। तो पेशेंट है उसमें अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे होगी। इनिशियल टाइम में दर्द होगा, ओटोरिया उठने से काम चल जाएगा, हेवीनेस होगा, हेडेक होगा, सही तक टेम्परेचर बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़े, कोई भी इतना जरूरी नहीं है। अगला बोला था यदि ओल विंडो की तरफ तक चला गया तो सही तक पेशेंट को वर्टाइगो और वोमिटिंग होगा। यदि ये पेशेंट उसमें यदि आपका इनर ईयर के साथ में हियरिंग लॉस हुआ है तो टेनाइटस होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखा जाए तो वहां पे सही तक आपका बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी इंपॉर्टेंट है। सेवंथ क्रेनियल नर्व का पाल्सी होना या पैरालाइज होना, सेवंथ क्रेनियल नर्व का पैरालाइज होना, जो कि फेशियल नर्व है उसका पैरालाइज होना इसलिए आपका पॉसिबल है क्योंकि जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है वो मिडिल ईयर से होती हुई निकलती है। लंबे टाइम तक इन्फेक्शन होगा तो वो नर्व भी इसके इन्फ्लेक्ट में आएगी, और इसके कॉन्टेक्ट में आने की वजह से धीरे धीरे जो नर्व है वो भी आपका डैमेज होगा। और यदि आपका नर्व वहाँ डैमेज हो गया, यदि नर्व आपका डैमेज हो गया तो नर्व का पाल्सी होगा, जिसको आप सेवंथ क्रेनियल नर्व पाल्सी या बेल्स पाल्सी बोलते हो, ठीक है। चलेगा, अगला डिस्कस करते हैं कि सर ये जो आपका ओटाइटिस मीडिया इसकी वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो हो सकता है मेस्टोडाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस इज नोन एज द मेस्टोडाइटिस। क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करोगे? ठीक है सर, आप इसका हिस्ट्री लीजिएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका हिस्ट्री लो, ये पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरे कान में से पानी आ रहा है, पूछो कब से, कब से बोलने भी बोलेगा 5-7 दिन से, एक्यूट हो सकता है, और कान में पानी ओटाइटिस एक्स्ट्रा में भी आ रहा था, ऑटोस्कोपी करोगे कंफर्म हो जाएगा। अगला पूछो और क्या हो रहा है सही तक। अगला जो पेशेंट वो आपको बोलेगा कि मेरे 2 से 3 महीने से कान में पानी आ रहा है, मेरे को सुनाई कम देता है, मेरे कान में घंटियां बजती है, ठीक है, मेरे को आजकल हेडेक सा रहता है, मेरे को हल्के फुल्के चक्कर आ रहे हैं, ठीक है ना, मेरे को हल्का फुल्का वोमिटिंग जैसा लग रहा है, ये हिस्ट्री दे रहा है, मतलब कि वो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की आपको हिस्ट्री दे रहा है, ठीक है सर। क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे? बेटा वही इंस्पेक्शन, जब इंस्पेक्शन होगा तो क्या होगा बेटा? इंस्पेक्शन होने से क्या होगा? इंस्पेक्शन होने से सही तक आप ऑटोस्कोपी करोगे, और ऑटोस्कोपी से 100% कंफर्म कर लोगे कि सर वहाँ ओटाइटिस मीडिया है। कैसे कि देख बेटा, जैसे ही तू स्कोप डालेगा, स्कोप डालते ही तेरे को दिखेगा कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर परफोरेशन प्रेजेंट है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रेड हो चुकी है, उस पर स्वेलिंग है, और जो पानी है वो पानी इधर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ से आ रहा है। और जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ से आ रहा है मतलब वो मिडिल ईयर से आ रहा है, और मिडिल ईयर से आ रहा है मतलब वो ओटाइटिस मीडिया है, ठीक है बेटा। अगला क्या करेगा तू? ओटाइटिस मीडिया कंफर्म होने के बाद में क्या करेगा तू? एक काम कर, कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर। किसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेगा? ईयर डिस्चार्ज का, ईयर डिस्चार्ज का कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर। क्या मिलेगा तेरे को कल्चर एंड सेंसिटिविटी में? कल्चर में क्या मिलेगा? तू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करेगा, सेंसिटिविटी में तू एंटीबायोटिक ढूंढ देगा। अगला क्या करेगा तू? मेस्टोइड एक्सरे करके आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, वो करवाएगा, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि मेस्टोडाइटिस है या नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, इसका सीबीसी करवाएगा, आपको डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो इन्फेक्शन को सजेस्ट करता है, और बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो डब्ल्यूबीसी का काउंट मिलेगा, ठीक है ना। आप डीएलसी देखिएगा, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट देखिएगा, ये तो आपके पीएचसी पे भी अवेलेबल होगा। जब डीएलसी देखोगे तो देखोगे कि वह न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ा हुआ है, वो एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। एक और एमसीक्यू हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट वाला, एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है आपका न्यूट्रोफिल का काउंट। यदि वह मोनोसाइट का काउंट बढ़ा हुआ है तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है सर। क्या मैनेजमेंट करोगे? वही बेटा मैनेजमेंट था क्या? इन्फेक्शन किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ग्राम पॉजिटिव। एंटीबायोटिक दीजिएगा,
एंटीबायोटिक दीजिएगा। कौन सा एंटीबायोटिक देना है बेटा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दीजिएगा। कैसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को मारे, ठीक है ना, क्योंकि कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट है वो 48 टू 72 आवर्स के बाद मानिए, उससे पहले यदि मैनेज करना है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दीजिएगा, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को मारे। क्या नाम है उनके? पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप एंटीबायोटिक, एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन में कौन आता है? एमोक्सिसिलिन, पेप्रासिलिन। सिफेलोस्पोरिन में कौन आता है? सेफ्ट्राइक्सोन, सिफोडोक्सिम, सिफोजेडिम, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड में कौन आता है? अमिकासिन। अरे पढ़ा होगा, सेफ्ट्राइक्सोन अमिकासिन लगा दे, ठीक है। एमोक्सिसिलिन अमिकासिन लगा दे, सेफ्ट्राइक्सोन जेंटामाइसिन लगा दे, तो डबल स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक हो गया। सेफ्ट्राइक्सोन के साथ में एमिनोग्लाइकोसाइड दीजिएगा। ये देने से क्या होगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि वहां के बैक्टीरिया को मारेगा, इन्फ्लेमेशन खत्म होगा। अगला क्या करेगा बेटा? अगला कर सकता है तू एनसेड यूज, एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी जो दवाइयां होती है उसको एनसेड बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये सब मुझे होता है क्या? मनीष शर्मा इतना डीप नहीं पूछते। अरे बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, एंटीबायोटिक के नाम याद रख ले, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तू एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों के नाम याद रख ले, पढ़ ले यार, ठीक है ना। एनसेड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या देगा तू? डाइक्लोफेनेक। पैरासीटामोल तो होता है तेरे पीएससी पे, वो तो पूछता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। डाइक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है ना, डाइक्लोफेनिक आपका है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी आप यूज कर सकते हो। और क्या देना बेटा? इन दवाइयों की वजह से एसिडिटी होती है, और इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए प्रोटॉन पंप इनिबिटर, प्रोटॉन पंप इनिबिटर दीजिएगा। जैसे आपका पेंटाप्रोजोल हो गया, ओस्मेप्राजोल हो गया, रेबेप्राजोल हो गया, ठीक है ना। ये दवाइयां दीजिएगा, इस पेशेंट को ठीक लगेगा। क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा इसका? क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा? तो इस पेशेंट के अंदर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा है, वो ये है कि सर एक काम कीजिएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इस पेशेंट को बोलिएगा कि जो कान है उसको कीप ड्राई, सूखा रखे, दवाइयां टाइम पे ले, मेडिसिन टाइम पे ले, ठीक है ना। और थोड़े दिनों बाद में वापस रीचेक के लिए आए, ठीक है ना। रीचेकअप के बाद में यदि आपका कान ड्राई है तो ड्राई के बाद में इसका सर्जरी होगा, और वो सर्जरी है वो टिम्पेनोप्लास्टी है। टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि जो कान का मेम्ब्रेन टूटा है उसको रिपेयर करें, ओसिकल्स को रिपेयर करें। टिम्पेनोप्लास्टी या मैरिंगोप्लास्टी। यदि ओनली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिपेयर कर रहे हो तो वो टिम्पेनोप्लास्टी है, यदि टिम्पेनिक मैरिंगोप्लास्टी है, और यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ में ओसिकल्स को रिपेयर कर रहे हो तो वो आपका टिम्पेनोप्लास्टी है। टिम्पेनोप्लास्टी इज व्हाट? रिपेयरिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अलोन विद द ओसिकल्स। दिस प्रोसीजर इज नोन एज द टिम्पेनोप्लास्टी। व्हाट इज द मैरिंगोप्लास्टी? मैरिंगोप्लास्टी इज द प्रोसीजर इन विच यू ओनली रिपेयर टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, ठीक है। ओनली ईयर ड्रम रिपेयर कर रहे हो इज द मैरिंगोप्लास्टी, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही मैरिंगो बोलते हैं, ठीक है ना। मैरिंगोप्लास्टी इज ओनली रिपेयर ऑफ मैरिंगो, मैरिंगो मीनिंग द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज द ईयर ड्रम। यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ ओसिकल्स को रिपेयर करना पड़ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर अपना जो है वो पेशेंट के अंदर देखते हैं कि भाई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ओसिकल्स है वो दोनों ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो डियर अभी तक आपका जो सेशन था उसके अंदर आपने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की डिजीजेस पढ़ी है, मिडिल ईयर का डिजीज पढ़ा है, ठीक है ना। मैं इस सेशन को आज का जो डिजीज वाला सेशन है उसको खत्म करता हूँ। थोड़े से एमसीक्यूज है 8-10, ठीक है। अभी तक का जो सेशन पढ़ा है उनको पर डिस्कस कर लेते हैं, लेटर ऑन अपन अगली क्लास के अंदर इसको और प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। द एमसीक्यूज वाज वेरी सिंपल, छोटे-छोटे एमसीक्यूज बनाने की कोशिश किया था, ठीक है ना, ताकि ठीक है। चलिएगा, सबसे पहला एमसीक्यूज आपके स्किन के ऊपर, विच स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपके एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विच स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नहीं है? ओरिकल, पिन्ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये भाई ये वाला कौन है रे? जगह इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये भाई ये वाला कौन है रे? जगह इसको, पानी की बूंदे डाल मुंह पे, ठंडे पानी की। अरे लला, ओरिकल ही तो पिन्ना था, और पिन्ना तो होता है एक्सटर्नल ईयर में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो मिडिल ईयर का पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड देन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज द आल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल ईयर। क्लियर है? चलिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी आंसर कीजिएगा। देख सीएचओ वाले तेरे ऊपर एम्स वाले हंस रहे हैं। ये भाई कौन है एम्स वाला? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज AC ईयर ड्रम इज आल्सो नोन एज द ईयर ड्रम, ठीक है। देख बेटा, राउंड विंडो सेकंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑफ ईयर, फर्स्ट होती है वो तो अपनी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये राउंड विंडो। ओवल विंडो क्या है बेटा? ओवल विंडो जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं है, ये कनेक्शन है किसके बीच में? ये कनेक्शन है मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में, सो मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच में, ठीक है। जहां पर आपकी ऑडिटरी ओसिकल्स है वो जुड़ती है, ठीक है, बिटवीन मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। अगला चलिएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूस्टेचियन ट्यूब वन इन नेजो ओपन, सॉरी ये वन नहीं है, ओपन इन नेजोफेरिंक्स नियर टू। जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो नेजोफेरिंक्स में किसके पास में जाके खुलती है?
देख बेटा ऑप्शन है ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स तो बिल्कुल ही बहुत दूर रहता है। नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स में तो ये ओपन होनी है। पेलेटाइन टॉन्सिल, देख बेटा लिख लेना इसको, पेलेटाइन टॉन्सिल वो टॉन्सिल होते हैं जो कि अपने यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मुंह खोलते हैं जो टॉन्सिल दिखते हैं, इन टॉन्सिल को अपन पेलेटाइन टॉन्सिल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो स्टेशन ट्यूब आता नहीं, यहाँ तक आके थोड़ी खुलता है। ट्यूबुलर टॉन्सिल बिल्कुल अपन ने डिस्कस किया था ट्यूबुलर टॉन्सिल के बारे में, आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। अरे नेजोफेरिंक्स तो लिखा हुआ है मामूर को, ये देखो ये रहा, ठीक है, नेजोफेरिंक्स तो लिखा हुआ है, ठीक है। नेजोफेरिंक्स में कहाँ ओपन होता है, तो नेजोफेरिंक्स में ये होता है आपका ट्यूबुलर टॉन्सिल के पास में, ठीक है। चलिएगा अगला, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ईयर, कान की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इनकस, ओटोलिथ ऑर्गन, राउंड विंडो। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मेरा सही रहा है, लेकिन भाई आज तक इस लेकिन ने ही पूरी दुनिया को मारा है। जिस दिन इस लेकिन का जवाब मिल जाता ना, भगवान कसम मजा आ जाता, ठीक है ना। चलिएगा, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इज द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इनकस क्या है, ये तो ऑडिटरी वेसिकल्स है, ठीक है। ओटोलिथ ऑर्गन क्या है, देख लिखना इसको स्टार लगा के, ठीक है ना। जिस हिसाब से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आपके कोक्लिया के अंदर फंक्शनल यूनिट है, उसी हिसाब से वेस्टिबुल में, वेस्टिबुल के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम होता है ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। राउंड विंडो जो सेकंड रिमेनिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अगला, हियरिंग लॉस ड्यू टू द ओल्ड एज इज नोन एज, हियरिंग लॉस जो होता है ओल्ड एज में उसको क्या बोलते हो? फ्रेस बाइकसिस, क्या बोलते हैं उसको? फ्रेस बाइकसिस, ठीक है। अगला, मीनस डिजीज क्या है रे? मीनस डिजीज आपका इनर ईयर का डिजीज होता है जिसमें एंडोलिम्फ का लेवल, एंडोलिम्फ का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अगला, ओटाइटिस मीडिया इज इन्फेक्शन ऑफ, ओटाइटिस मीडिया किसका इन्फेक्शन है? मिडिल ईयर का। मेस्टोइड प्रोसेस के इन्फेक्शन को क्या बोलते हो? मेस्टोडाइटिस। एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन को क्या बोलते हो? ओटाइटिस एक्सटर्ना। इनर ईयर के इन्फेक्शन को क्या बोलते हो? लेब्रिहेंथाइटिस, लेब्रिहेंथाइटिस, लेब्रिहेंथाइटिस। अरे गोविंद अब सही को छोड़ दे भाई। अगला, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो बेटा वो होता है आपका ईयर वैक्स डिपोजिशन, ईयर वैक्स डिपोजिशन, ईयर वैक्स डिपोजिशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। अगला, टेनाइटिस इज द कॉमनली एसोसिएटेड विद, ये आज तक आपके आया नहीं था, ठीक है ना, फिर भी एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। टेनाइटिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ईयर वैक्स डिपोजिशन, क्यों होगा? ओटाइटिस एक्सटर्ना नहीं होना चाहिए, ओटाइटिस मीडिया में हो रहा था, ठीक है, मान सकते हैं। मीनस डिजीज मोस्ट कॉमनली इसमें होता है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया में हो रहा था लेकिन हर एक मरीज में होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट मीनस डिजीज में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मीनस डिजीज इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आप जितना भी जो पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि बीच में मैंने बोला था कि जो यहाँ सेशन चलता है उस सेशन को किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव बुक में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मेहनत करते रहिएगा, आप मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और जब दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, और वो मुकाम आपकी गवर्नमेंट जॉब से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए और हम सबके लिए, और आपका सक्सेस ही हमारा सक्सेस है। सो कॉन्स्टेंटली देखते रहिएगा जिनोमिक मेडिकल नर्सिंग अकेडमी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट इवनिंग।